स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेम जीनेस एकेडमी में। तो आज हम लोग हिंदी चैप्टर 1 को देखेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। ये जो है एक पूरा प्लेलिस्ट आपको है। आप चैनल पे जाकर चैनल के पेज पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे चले जाइए। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 10th हिंदी 2026। उस प्लेलिस्ट में पूरा हिंदी का आपको वीडियो मिल जाएगा, जहां से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। पहला वीडियो ये है जिसमें हम लोग जाति प्रथा, चैप्टर का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। देखिए, पहले यहाँ पे हम लोग लेखक का जो परिचय है वो देख लेते हैं। पाठ क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये हमारा चैप्टर का नाम है। लेखक की बात की जाए तो जो बाबू लेखक हमारे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ये है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। लेखक पूछे जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है इसके लेखक है, ठीक। अब अगर कहें कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये है क्या, तो बाबू ये जो है ना एक निबंध है, लेकिन ये एक भाषण का हिस्सा है, लेकिन किताब में क्या कहा है कि ये एक निबंध है। तो अगर क्वेश्चन आए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो एक निबंध है, ना कि भाषण है, ठीक। लेखक के बारे में पता चल गया कि लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। इनका जो जन्म हुआ था ना, जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश का एक गांव है महू, वहीं पर हुआ था एक दलित परिवार में। मतलब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो जन्म था ना, हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु को देखा जाए तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। तो जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, मृत्यु कहाँ हुआ था, दिल्ली में। जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को, मृत्यु कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1956 को। इनकी जो शिक्षा है ना, वो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे ये जो है न्यूयॉर्क और लंदन चले गए थे पढ़ने के लिए। कहा गए थे, न्यूयॉर्क और लंदन। किनके प्रोत्साहन पे गए थे, दिल्ली, न्यूयॉर्क और लंदन किनके प्रोत्साहन पे गए थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर पढ़ने के लिए। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे वो जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ चले गए थे, न्यूयॉर्क और लंदन में। इनकी जो प्रेरणा के स्रोत है ना, इनकी प्रेरणा के 3 स्रोत हैं, एक थे बुद्ध, एक थे कबीर और एक है ज्योतिबा फुले। 3 व्यक्ति बाबा साहब की प्रेरणा के स्रोत हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं आ जाती है द कस्टस इन इंडिया, द अनटचेबल्स, बुद्ध एंड हिज धर्म, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बाबा साहब की प्रमुख रचनाएं जो हैं ये द कास्टेस इन इंडिया, द अनटचेबल्स, बुद्ध एंड हिज धर्म, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और संपूर्ण साहित्य जो इनका है, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, संपूर्ण साहित्य जो है वो भारत सरकार द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में, 21 खंडों में प्रकाशित है। अब इस चैप्टर का पाठ परिचय देखें कि इस चैप्टर में आखिर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या है। तो वही पाठ परिचय पूरा एक विश्लेषण दिया हुआ, निष्कर्ष दिया गया है। तो मूल रूप से यह पाठ असल में एक भाषण है। भाषण क्या है, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिस्सा है। इसका जो हिंदी में अनुवाद किया गया था वो किए थे ललय सिंह यादव किए थे। ये जो जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इसको जो हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं, तो हिंदी में अनुवाद किए हैं ललय सिंह यादव। लेखक कौन है इसके, तो लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, लेकिन हिंदी में इसको अनुवाद किए ललय सिंह यादव। इतिहास कहा जाता है, इसका इतिहास क्या है, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका इतिहास क्या है, तो यह भाषण जो है ना 1936 में लाहौर के जाति पाति तोड़क मंडल सम्मेलन के लिए लिखा गया था। लिखा गया था किसके लिए, लाहौर के जाति पाति तोड़न मंडल सम्मेलन के लिए क्या गया था, यह भाषण लिखा गया था। लेकिन सम्मेलन रद्द हो गया।
क्यों रद्द हो गया था सम्मेलन? तो ये जो भाषण था ना, इतना खतरनाक वाला भाषण था ना, इतना खतरनाक वाला कि जो डर से कि बहुत जाति क्या हो जाएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, इसी कारण से इस भाषण को क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि भाषण हो भी नहीं करेगा। रद्द होने के कारण क्या हुआ, इसको पढ़ा ही नहीं जा सका। जब रद्द हो जाएगा तो कैसे पढ़ा जा सकता है? अब यहां से हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न, किताब में जो प्रश्न दिए हैं उससे पहले देख लेते हैं और इसके बाद देखेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक के अनुसार, लेखक कौन कह रहा है, भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? तो लिखता है लेखक के विचार के अनुसार, विचार से आधुनिक युग में भी जातिवाद का होना, इसके पोषकों की संख्या में कोई कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना विडंबना माना गया है। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है और जाति प्रथा को इसी व्यवस्था का दूसरा रूप कहा जा सकता है। ऐसा तर्क देकर ही जातिवादी व्यवस्था कायम रखने के प्रयास को सामाजिक उत्थान के लिए विडंबना का स्वरूप कहा जाता है। जैसे कि लेखक कहना चाह रहे हैं ना कि आज के समय में जाति प्रथा है कि जो काम कोई कर रहा है उनके बाल बच्चे भी वही काम करेंगे। ये क्या जाति प्रथा एक तरह से कि काम को भी बांट देता है कि जो जो कर रहा है वही कर सकता है, चाह कर भी दूसरा काम नहीं कर सकता। यह जाति प्रथा के जो तर्क देते हैं वो ये सब कहते हैं। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जो इसके खिलाफ है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, जब कोई आदमी अच्छा कर सकता है, उससे बेहतर काम कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? और अभी के समय में बहुत काफी हद तक है कि लोग जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुद क्या हूँ, एक किसान हूँ लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी के समय बहुत लोग क्या है कि कोई भी काम करते हैं इसमें। लेकिन हाँ कहीं कहीं क्या है, ये तो बहुत सारा रोक है कि नहीं आपको यही काम करना है। तो जहां जैसी स्थिति तो वहां पे होता है। दूसरा सवाल हमारा है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? माने जातिवाद के जो तर्क पक्ष में है वो जाति प्रथा का क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। माने कि श्रम विभाजन होना चाहिए, जो कोई काम कर रहा है अलग अलग होना चाहिए, ठीक। और यह जाति प्रथा भी इसी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन क्या है, जाति प्रथा अलग चीज हो गया और श्रम विभाजन अलग है। लेकिन जो मानने वाले हैं जातिवाद के पोषक है वो कहते हैं नहीं, दोनों तो एक ही चीज है, क्या दिक्कत है, ठीक। तीसरा सवाल जो हमारा है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति है क्या? लेखक आके क्या कहना चाहते हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर वो क्या कहते हैं इसके तर्क में? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने माने बाबा भीमराव अम्बेडकर ने निम्न आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि जाति प्रथा ने श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप धारण कर लिया है। माने श्रम विभाजन नहीं है, श्रमिक विभाजन है, माने श्रमिक का भी विभाजन कर दिया है। कैसे कर दिया है? तो एक सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के भिन्न भिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, लेकिन जाति प्रथा क्या करता है, विभाजन कर देता है। तो ये बताते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जातिवादी पक्ष में जो तर्क देते हैं उनके विरुद्ध में आपत्ति जताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। चौथा प्रश्न हमारा, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो इसका आंसर लिख सकते हैं, भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह व्यवस्था मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है श्रम विभाजन। क्या कि कोई चाहता है कि हम ये करें, लेकिन उसको कोई मना कर रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, है ना। जाति व्यवस्था में मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना है उसका व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है। यह प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना व्यवसाय बदलकर अन्य व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। कोई चाह के भी क्या करता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है। पांचवा सवाल है हमारा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है? तो आंसर लिखेंगे, माता पिता का जो भी पेशा होता है वही पेशा बच्चों को भी अपनाना पड़ता है। ये क्या है, जाति प्रथा का ना, जाति प्रथा जो है उसके कारण ऐसा हो रहा है कि अगर माता पिता जो है पेशा करते हैं वही पेशा बच्चों को भी अपनाना पड़ता है। भले ही पेशे के अनुसार पैसे के अनुपयुक्त होने के कारण उसे भूखा मरना पड़े,
मैंने अगर पैसा नहीं, वो काम नहीं है, उसके बिना क्यों ना भूखा मरना पड़े, लेकिन दूसरा काम नहीं कर सकता है। तकनीकी में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में, यहाँ एक मिनट, आज के युग में उद्योग धंधे की प्रक्रिया और तकनीकी में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में मनुष्य को कभी भी अपने पेशे बदलने की जरूरत पड़ सकती है, अन्यथा उसे भूखों मरना पड़ सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी को भी अपने पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती है, भले ही वह किसी दूसरे पेशे में परंपरागत पारंगत हो, मैंने कोई कितना भी एक्सपर्ट हो दूसरा काम करने में, लेकिन उसको वो काम नहीं करने दिया जाता है। लेकिन ये पहले की बात है, अब बहुत काफी हद तक क्या हो रहा है, काम करने दिया जा रहा है। इसलिए पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने से जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो इतना लिखेंगे आराम से, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल है हमारा प्रश्न 6। प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानती है और क्यों? तो लिखेंगे आंसर, लेखक जाति प्रथा को आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं। किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाति प्रथा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रथा में व्यक्ति की स्वयं की रुचि तथा कुशलता की पूर्णतया उपेक्षा की जाती है। व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी अन्य पेशा नहीं अपना सकता और रुचि के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता निरंतर घटने लगती है और वह दुर्भावना से ग्रस्त होकर धीरे धीरे टालू प्रवृत्ति का हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है। मान लीजिए आपको हम कोई ऐसा काम दे रहे हैं जिसमें करने का आपको कोई भी मन नहीं हो, तो क्या आपको काम करेंगे? लेकिन फिर भी हम आपसे जबरदस्ती काम करें तब करेंगे, ना चाहते हुए टालू उतर क्या कर लेते हैं, ऐसे वैसे कुछ भी ना, तो वही हो रहा है। इसी कारण से क्या आर्थिक समस्याएं भी हो सकती है। ठीक, तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 7वां क्या है? 7वां प्रश्न कहता है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? तो आंसर लिखेंगे, जाति प्रथा में श्रमिक विभाजन मनुष्य की स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इस व्यवस्था में मानवीय कार्य कुशलता की कोई वृद्धि नहीं हो पाती। इसमें मनुष्य को दुर्भावनाग्रस्त होकर टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। इस प्रथा में मनुष्य धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। इन सब बातों द्वारा लेखक ने आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को समाज के लिए हानिकारक सिद्ध किया है। ऐसी प्रथा में लोगों को समता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, अतः जाति प्रथा रचनात्मक पहलू से भी हानिकारक है। प्रश्न संख्या 8 क्या है प्रश्न? तो हम जितने भी आपको प्रश्न बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और इसे याद कर लीजिए। इससे बाहर से तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इसी से क्वेश्चन आएगा और वीडियो भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अच्छा से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और याद कीजिए। ठीक, 8वां प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? आंसर लिखेंगे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, बंधुता और समता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। ऐसे समाज में सभी एक दूसरे की रक्षा को तत्पर रहेंगे। दरअसल लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं है, बल्कि समाज के समृद्ध अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। अब ये थे 8 जो क्वेश्चन थे, ये क्या थे? हमारे बुक में जो हमारा किताब है उसमें ये 8 क्वेश्चन दिए हुए थे। अब किताब में एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए ये देख लेते हैं, उनका आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो हम जो बताएं इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर कुछ और शॉर्ट किया जा रहा है उस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो आसानी से याद हो, उससे आप क्या कीजिए, लिखिए, याद कीजिए। यह है पहला सवाल। ये सवाल जो ये पूछा कि 2018 में, 2019 में और 2021 में, सवाल क्या कह रहा है? सवाल है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? ये सवाल हमने ऊपर भी देखा ना। आंसर क्या लिखेंगे? लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के समर्थक की कमी नहीं है। हमारे जातिवाद के समर्थक कम नहीं हुए, इतना जातिवाद है।
जातिवाद के समर्थक क्या बहुत है, जातिवाद को मानने वाले लोग बहुत सारे हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि समर्थक लोग कार्य कुशलता के लिए जाति प्रथा को आवश्यक मानते हैं, जो कि गलत है। तो देखिए, आप अगर पीछे जो बताया वो क्वेश्चन को नहीं भी याद करते हैं और अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप उन्हें केवल याद कर लेते हैं तो भी आपको आसानी से नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको तो केवल अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर लाने, अच्छे से मतलब नहीं, बहुत अच्छे नंबर लाने, तो क्या कीजिए, आप सब याद कीजिएगा। कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बिल्कुल कीजिएगा। इसी तरह दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल है, ये देखिए, ये सवाल कितनी बार पूछा गया, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 2012 में पूछा, 16 में, 18 में, 19 में, 21 में, हर साल कुछ कुछ साल बाद रिपीट हो सकता है, इस साल यही क्वेश्चन पूछ दे। सवाल क्या है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? आंसर लिखेंगे, भारत में जाति प्रथा मनुष्य को अपना पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता। जाति प्रथा क्या कहता है? पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है, भले वह उस काम में भूखा मर जाए। जब उद्योग धंधे या तकनीकी में बदलाव आता है तो पेशा बदलने की आजादी न होने के कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार यह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ठीक, तो इसे भी हम लोग एकदम याद कर लिया, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे छोड़ना नहीं है एकदम। जो भी अभी एक पहले क्वेश्चन एकदम छोड़ना नहीं, एकदम पूरा कंठस्थ याद करके जाना है। तीसरा सवाल है हमारा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? देखिए, 2016 में और 2019 में पूछा, हो सकता है इस बार पूछ दे। हम तो जानते नहीं कौन सा सवाल पूछ सकता है, बिहार बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है, तो सवाल याद कर लेंगे। लिखेंगे आंसर, लेखक बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज 3 तत्वों पर आधारित होना चाहिए। कौन कौन से 3 तत्व हैं? तो स्वतंत्रता होना चाहिए, वहां पे समानता होना चाहिए, समता, भ्रातृत्व होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज समाज में है तो क्या है? वो आदर्श समाज है। यह चौथा सवाल है मोस्ट वीवीआई, 2016 में और 2022 में पूछा गया। सवाल क्या है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो लिखेंगे, लेखक के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जीवनचर्या और अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण जैसा। जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो क्या पता चलता है कि इसमें पानी है? नहीं पता चलता है। तो उसी तरह से भाईचारा जो होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए। ये थे हमारे पास जो थे ये 4 मोस्ट वीवीआई सवाल थे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और उनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है कि इस बार भी पूछे जा सकते हैं। इन्हीं में से हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन इस चैप्टर से डाल दे। अब यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। तो ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो पूछा था 18 में, 20 में और 22 में क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? कौन लेखक हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है इसके लेखक हैं। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? तो जाति प्रथा को। भीमराव अम्बेडकर ने चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ साहित्य की कौन सी विद्या? तो निबंध है। अगर निबंध नहीं होता है, ऑप्शन में निबंध नहीं है, तब वहां पे हम लोग भाषण टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में निबंध है तो भाषण बिल्कुल टिक नहीं करना है, निबंध को टिक करना है, क्योंकि वही सही आंसर है किताब के अनुसार। ये जो चैप्टर है वो क्या है? वो एक भाषण का हिस्सा है, लेकिन ये भाषण नहीं है। इसे क्या कहा गया किताब में? निबंध कहा गया है। इतनी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आनी चाहिए। अब आपको प्रैक्टिस के लिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर। एक मिनट, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? मऊ में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 क्या हुआ था? बाबा साहब का जन्म हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्मे थे? तो किस वर्ग के? दलित वर्ग के परिवार में जन्मे थे। बुद्ध एंड हिज धर्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। एनालिसिस ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललित सिंह यादव ने किया था।
लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है अभी के समय में भी। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल, याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया जा रहा है? तो किसका रूप लिया जा रहा है? श्रमिक विभाजन का रूप लिया जा रहा है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगी, किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। सभ्य समाज में भाईचारा किस मिश्रण की तरह होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो भीमराव अम्बेडकर की थी मुख्य भूमिका। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1936 में हुआ था। जब भाषण तैयार करना था तो कब? 1936 में। अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले थे। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है कि हानिकारक है? तो हानिकारक है। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में कितने खंडों में बटा हुआ है? तो 21 खंडों में क्या हुआ है? इनका संपूर्ण वार्ड में बटा हुआ है। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। आपको सफलता पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। आसानी से आप क्या कर सकते हैं? 80% प्लस स्कोर कर सकते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।